हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम पढ़ रहे थे आर्टिकल थर्ड में रिवाइज करते हैं जल्दी से, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे मैंने बताया था पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। जो भी चेंजेस होते हैं जब भी हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर या फिर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम पीरियोडिसिटी बोला था। उसके बाद मैंने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑर्डर। जब भी हम मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर को बताया था तो मैंने बताया था कि मेटल्स में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती थी, क्या बताया था मैंने इसका रीज़न? मैंने बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। तो जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उससे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। और मेटल्स में जब भी हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखते हैं। ओके जी, तो मेटल्स में ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ता है, जबकि नॉन मेटल्स में हम रिएक्टिविटी ऑर्डर जो देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखेंगे। अब गेन करने की बात होगी तो मतलब क्या बात होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने क्या बताया था, द टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उसको हमने क्या बोला था, EN। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो EN क्या होता है, कम होता है। तो जो ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिएक्टिव हो जाएगा। इसलिए नॉन मेटल्स में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता था, कम होता था। मैंने बताया था पीरियड में क्या ऑर्डर बताया था मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर का, मैंने बताया था कि S ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में टोटली मेटल्स होती हैं, जबकि P ब्लॉक की बात करें तो P ब्लॉक में मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं और मेटलाइट्स भी होते हैं। तो जब भी हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स तक रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में मान लो 10th ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल कर अपने आप को रिएक्ट कर लेगा, जबकि अगर हम बात करें 4th ग्रुप की तो 4th ग्रुप में वो जब 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तब जाकर वो रिएक्टिव हो पाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, फर्स्ट ग्रुप। इसलिए S ब्लॉक से लेकर D ब्लॉक तक जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता है। जहाँ से P ब्लॉक स्टार्ट होता है देन उधर से रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर EN लगना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद फिर मैंने कल एक और आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट एक रिपल्टेटिव फोर्स था या फिर एक अट्रैक्टिव, एक रिपल्टेटिव नेचर था या फिर एक अट्रैक्टिव नेचर था, रिपल्सिव नेचर था। क्यों था? शील्डिंग इफेक्ट का मैंने आपको मतलब बताया था कि जो न्यूक्लियस के चार्ज को जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्ड करके रखते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पर लग रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, और लगा कौन रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन। इसको हमने क्या बोला था, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे जेड इफेक्ट। मैंने सब बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकाला था, कैसे निकालना था, सब बताया था। ऑर्डर भी बताया था कि जो सबसे पास होगा न्यूक्लियस के वो ज़्यादा शील्ड करेगा न्यूक्लियस को, है ना। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका था, S का, फिर P का, फिर D का, देन F का। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही एक है तो कौन रिपेल करेगा उसे, कोई रिपेल वाला होगा ही नहीं, है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। मैंने थोड़ा समझा कर गई थी मैं इसको, आज उधर से कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब था, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, जो पॉजिटिव चार्ज था, इधर समझो, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थे ये न्यूक्लियस के चार्ज को क्या कर रहे थे, शील्ड कर रहे थे, ताकि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस ना कर पाए। क्या बताया था मैंने शील्डिंग इफेक्ट,
जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड करते हैं, ताकि जो ये आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस ना कर पाए। तो उसको बोला था हमने शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी रिपल्शन होने के बावजूद भी ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये फिर भी तो इससे अट्रैक्टेड है। अगर इससे अट्रैक्टेड नहीं होता तो ये तो इलेक्ट्रॉन बाहर इन्फिनिटी में चला जाता। अगर शेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये इससे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है। तो मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहा है, इससे अट्रैक्ट हो रहा है। इसको ही हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके जी, तो द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय, कौन एक्सपीरियंस, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके जी, बिल्कुल। देखो Z इफेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा, जहाँ पर Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ, शील्डिंग इफेक्ट जो था इसमें दोनों का ऑर्डर सेम ही है, लेकिन ध्यान से समझना, जो शील्डिंग इफेक्ट में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा शील्ड करेंगे न्यूक्लियस को। एक सेकेंड देखो, मान लो ये है, वॉच समझ लो, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चार्ज को ज़्यादा शील्ड करेंगे एज़ कम्पेयर टू आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ज़्यादा जो पास में होगा वो ज़्यादा शील्ड करेगा। ऐसे ही जो जेड इफेक्ट होता है, जेड इफेक्ट में रिपल्शन होने के बावजूद भी वो इस न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन कर पाएगा, जो इस न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा। और न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा अंदर कौन होता है, एस सबशेल। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन को कौन एक्सपीरियंस कर पाएगा, एस सबशेल। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर पाएगा एस सबशेल, फिर पी सबशेल, फिर डी सबशेल, उसके बाद एफ सबशेल। क्लियर है, ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एक रिपल्टेटिव इफेक्ट है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक अट्रैक्टिव इफेक्ट है। क्लियर है, तो जो सबसे ज़्यादा पास में होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, तो एस ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, फिर पी अट्रैक्ट होगा, देन डी, फिर एफ। ये इसके एग्जाम्पल हैं। आपको क्वेश्चन दिया है 1s, 2s एंड 3s, इसमें सबसे ज़्यादा जेड इफेक्ट किसका होगा। तो मैंने अभी क्या बताया, जो सेल या फिर जो सबशेल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में होगी वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। जो न्यूक्लियस के पास होगा वही तो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। तो सबसे ज़्यादा अंदर कौन सी शेल होगी, फर्स्ट सेल होगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो इसका ये ऑर्डर आ गया, जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट एस का, फिर 2s का, फिर 3s का। अब इधर क्या है, शेल तो सेम है लेकिन सब सेल को डिफरेंट कर दिया है एस एंड पी। तो कौन सी सबशेल पास होती है न्यूक्लियस के, एस सबशेल, इसलिए एस सबशेल जेड इफेक्ट एस सबशेल का ज़्यादा होगा। तो ये इसका ऑर्डर आ गया। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3s, 3p एंड 3d। नो डाउट इसमें भी शेल का नंबर सेम रखा है, जो सबशेल है उसको डिफरेंट कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा कौन अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, जो मैं बार बार ये पॉइंट बोल रही हूँ, ब्रेन में सेट कर लो, जो न्यूक्लियस के पास होगा वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। कौन पास है, एस सबशेल, पी सबशेल या डी सबशेल, एस सबशेल। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन शो करेगा, एस सबशेल, फिर पी सबशेल और फिर डी सबशेल। वेरी गुड। चलिए अब हम निकालना सीखते हैं। मैंने बताया था कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता था, स्क्रीनिंग इफेक्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ता था और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों जगह बढ़ता था। लेकिन मैंने बताया था ऐसा कभी नहीं होता था, कुछ ना कुछ तो अगर ग्रुप में बढ़ रहा है तो पीरियड में क्या हो रही थी, उसकी कमी हो रही थी। जैसे मैंने बताया था एटॉमिक साइज जब हम या फिर एटॉमिक रेडियस ले लो, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में जाने पर लेफ्ट टू राइट
एटॉमिक रेडियस क्या होती थी, कम होती थी, जबकि IPEA बढ़ता था, लेकिन वही ग्रुप में क्या होता था, कम होता था, IPEA एंड EN। लेकिन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो डेंसिटी होती है वो ग्रुप में भी बढ़ती है और पीरियड में भी बढ़ती है। जो जेड इफेक्ट होता है, जो सिग्मा था, सिग्मा का रीज़न हमने माना था ग्रुप में, और जो जेड इफेक्ट का रीज़न हम मानेंगे पीरियड में। जेड इफेक्ट पीरियड में नो डाउट सिग्मा भी बढ़ रहा है और जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है पीरियड में एज कम्पेयर टू सिग्मा। और जो जेड इफेक्ट होता है ग्रुप में पहले तो स्लाइटली इंक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये PYQ है कि जो जेड इफेक्ट होता है, जब आप किसी भी मॉड्यूल्स लगाओगे तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो जेड इफेक्ट होता है वो पीरियड में कांस्टेंट रहता है। ओके, अगर कांस्टेंट का ऑप्शन नहीं है तब आप स्लाइटली इंक्रीज दोगे, लेकिन अगर कांस्टेंट का ऑप्शन दिया है आपके क्वेश्चन में तो फिर आप कांस्टेंट ही टिक करोगे। तो चलो पीरियड में जेड इफेक्ट निकालते हैं हम लिथियम का। कैसे निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर कितना है 3, उस दिन हमने सिग्मा निकाला था, निकालना बताया था, 1.7 आया था। तो इसका लिथियम का जेड इफेक्ट कितना आया 1.3। जो हमने बेरिलियम की बात करी, बेरिलियम के जेड इफेक्ट निकाला तो इसका भी क्या है, जेड माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर हो गया 4, उस दिन हमने सिग्मा निकाला था 2.05, तो इसका जो जेड इफेक्ट आया वो आया 1.95। ओके, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कितना बड़ा 0.65। जबकि आपको याद है जब हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाला था पीरियड में तो वो कितना बढ़ रहा था 0.35। तो कौन ज़्यादा बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर जेड इफेक्ट? जेड इफेक्ट का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए जेड इफेक्ट को पीरियड में रीज़न देते हैं। ओके, और जेड इफेक्ट को जो हमने ग्रुप में निकाला तो पहले तो स्लाइटली इंक्रीज किया, लेकिन उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें बस इतना ही है। तभी ये जो रीज़न जाएगा कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस बढ़ती है, जबकि IPEA कम होता है, लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस कम होती है। क्यों कम होती थी? बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, लेकिन IP आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो था वो पीरियड में जाने पर कम हो रहा था। ओके जी, तो उसका रीज़न क्या जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ जेड इफेक्ट। पीरियड में IPEA इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। ओके जी, तो याद रखना, नो डाउट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो पीरियड में भी बढ़ता है और ग्रुप में भी बढ़ता है, लेकिन सिग्मा का जो रीज़न जाता है वो ग्रुप में जाता है क्योंकि सिग्मा ग्रुप में ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन जो जेड इफेक्ट होता है वो ग्रुप में तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन पीरियड में जाने पर बढ़ता है। अब पीरियड में सिग्मा भी बढ़ रहा है और जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे मैम आपने कैसे रीज़न जेड इफेक्ट को दे दिया, पीरियड में सिग्मा को क्यों नहीं दिया? तो मैंने अभी बताया कि जब हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली तो जो सिग्मा था वो 0.35 से बढ़ रहा है, लेकिन जो जेड इफेक्ट था वो 0.65 से बढ़ रहा है, इसलिए पीरियड में जेड इफेक्ट को ज़्यादा रीज़न माना गया है। ओके जी, क्लियर है? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जितने भी आगे पढ़ेंगे ना तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट का। सारे आंसर हम जेड इफेक्ट से देंगे। क्लियर है? तो मैंने पीरियोडिसिटी बता दी, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बता दिया और जेड इफेक्ट बता दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक रेडियस। ओके जी, चलिए यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी ने कोई अपना PYQ लगाया हो, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ओके जी, चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए जी, देखो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन थे? आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको बोला था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस।
क्या, फिर से सुनो। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिस्टेंस होती है उसको ही बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। चलिए जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस से जो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उससे जो डिस्टेंस है उसकी, उसको ही हमने बोला था एटॉमिक रेडियस। लेकिन इस तरह रेडियस निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि किसी भी एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। या फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, निकाल कर दिखा दो, निकाल दोगे तुम लोग? इधर से लेके इसकी डिस्टेंस बता दोगे? एक एटम को ही निकाल कर दिखा दो, नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, उसको नहीं निकाल सकते। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस बिकॉज द आइसोलेशन ऑफ एन एटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके जी, फर्स्ट तो रीज़न इसका ही जाता है। सेकेंड, हमने बताया था कि जो एटम होता है उसकी कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। अब आप पूछोगे क्या था उसमें? देखो, जो वेव थ्योरी थी, वेव थ्योरी कभी क्या करती है, इसको हम एटॉमिक रेडियस में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखो, एटॉमिक रेडियस का मैंने बताया कि जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उस डिस्टेंस को क्या बोला था, एटॉमिक रेडियस। लेकिन इसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम किसी भी एटम को सेपरेट नहीं कर सकते। और सेकंड, मैंने बताया था जो एटम होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग पोजीशन सेम नहीं रहती है, मतलब नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, कोई भी उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। तो फिर कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। दो एटम लिए हमने ए एंड बी। ए एंड बी का हमने क्या करा, सेम एलिमेंट, इसकी रेडियस ले ली ए एलिमेंट की एंड बी एलिमेंट की रेडियस निकली, मतलब द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ए एटम की हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लो एंड बी न्यूक्लियस की हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लो और उसका क्या निकाल दो फिर, सम रेडियस का। तो ये ए से लेकर बी तक क्या हो जाएगी, एक एटम से दूसरे एटम की डिस्टेंस, क्योंकि एक एटम से दूसरे एटम को सेपरेट तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, दो एटम के बीच की हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लेंगे। तो इससे हमें ए से लेकर बी तक के लिए डिस्टेंस पता लग जाएगी। और वो कैसे निकालेंगे, आर ए प्लस आर बी से। अगर इन दोनों की रेडियस सेम है, आर ए इज इक्वल टू आर बी अगर सेम है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन अगर इसकी जो रेडियस है वो डिफरेंट है तो कैसे निकालेंगे, जो दोनों की डिस्टेंस होगी उसका हाफ कर देंगे। इधर जो डिस्टेंस दी होगी क्वेश्चन में उसका हाफ कर देंगे और इसकी जो डिस्टेंस दी होगी इसका हाफ कर देंगे। देखो, जब अब हम निकालते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की, जब भी हमें बॉन्ड लेंथ निकालनी हो। अगर En 0 है, En 0 है मतलब होमो एटॉमिक बॉन्ड। अगर En 0 है तो नो डाउट बॉन्ड लेंथ ईजिली निकाल देंगे आर ए प्लस आर बी से। दोनों की हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे और उसका सम कर देंगे तो वो ए एंड बी के बीच में जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो आ जाएगी कैलकुलेट होकर। लेकिन अगर दो एटम दिए हुए हैं, अगर दो ऐसे एटम दिए हुए हैं जिसकी En डिफरेंट है, सेम नहीं है, मतलब हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड है, हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड है, तो वहाँ हम रेडियस नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा En। इसको बोलते हैं स्टीवेंसन एंड स्टोमाकर। स्टीवेंसन एंड स्टोमाकर ने इसको डिस्कवर किया था। तो बॉन्ड लेंथ जब भी निकालनी हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की, तो जब भी रेडियस सेम दी हो तो इजीली उसका सम कर दो। लेकिन अगर En डिफरेंट है तो उसका फॉर्मूला होता है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा En। ओके जी, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ दी हुई है सीसी बॉन्ड की इतनी, एक्साइज बॉन्ड की इतनी दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। En कार्बन की 2.0 एंड जो एक्स एलिमेंट है उसकी En दी हुई है 3.0। तो डिफरेंट En है
तो RA प्लस RB करके तो हम उसकी बॉन्ड लेंथ को नहीं निकाल सकते, तो हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, हेटेरोएटॉमिक बॉन्ड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। ओके जी, चलिए। तो रेडियस ऑफ कार्बन, रेडियस ऑफ X एलिमेंट जो भी दिया है माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। अब जब भी मैंने बताया था कि जब भी हमें रेडियस निकालनी है तो जो अगर उसकी डिस्टेंस दी है तो उसका हाफ लेंगे, उसका क्या लेंगे, हाफ लेंगे। तो इसकी रेडियस कितनी दी है 1.54, उसका जब हमने हाफ कर दिया, X एलिमेंट की रेडियस ले ली, उसका हमने हाफ कर दिया, EN का डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 में से 2 गया 1, तो EN का डिफरेंस कितना आ गया 1। तो इसको कैलकुलेट कर दो तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ जाएगी 1.28 एंगस्ट्रॉम। चलिए, क्लियर है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस से लेकर जो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन एक एटम के अगर हम 2 एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ निकालें तो उसको डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम एक एटम को दूसरे एटम से आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एंड सेकेंड, जो एटम होता है उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था। अब उसकी हाफ इंटर, 2 एटम लिए, 2 एटम की हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे और उसका सम कर देंगे। अगर EN सेम है, अगर EN डिफरेंट है तो उसकी बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला है RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। ओके जी, उसके ऊपर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करा दिया। चलिए, अब हम प्रॉपर रेडियस पढ़ते हैं। ओके, देखो सबको पता है ना रेडियस, तो अब चलिए रेडियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। देखो, एक होती है एटॉमिक रेडियस जो एटम और एटम्स के बीच होती है, और एक होती है आयनिक रेडियस जो कि बिटवीन आयनिक एटम्स के बीच होती है। ठीक है, फिर से वो सुनो, जो रेडियस होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एटॉमिक रेडियस और एक होती है आयनिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है बिटवीन न्यूट्रल एटम। उस न्यूट्रल एटम मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो वहाँ पर कौन सी रेडियस कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक रेडियस। एंड आयनिक रेडियस, जहाँ पर आयनिक जो एटम्स होते हैं मतलब जिस पर चार्ज होता है, वहाँ पर जो हम रेडियस निकालेंगे वहाँ पर कौन सी रेडियस निकालेंगे, आयनिक रेडियस। तो देखो, जो एटॉमिक रेडियस होती है इनको अट्रैक्शन के व्यवहार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन डेर वाल्स रेडियस। अब मैंने आपको बताया थे, मैंने आपको बॉन्ड बताए थे स्टार्टिंग में, जो हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं। हो सकता है मैंने इसको नोट डाउन नहीं कराया, क्योंकि बॉन्डिंग वगैरह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मेटालिक बॉन्ड कहाँ था, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहाँ बनता है। मैंने बताया था कि जब भी बिटवीन मेटल एटम्स के बीच बनेगा तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ का बनता था, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता था तो उसको हमने बोला था कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी नॉन मेटल्स या फिर मेटल और नॉन मेटल्स दोनों में जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग को हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोला था। तो मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच एंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। चलिए, अब कोवेलेंट रेडियस है तो मतलब कौन कौन से इसमें एटम्स होंगे, नॉन मेटल्स, मैंने गलती कर दी, सुनो फिर से सुनो, मेटालिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटालिक एटम्स के बीच, उसको करेक्ट कर लेना, दोबारा से समझा रही हूँ। मेटल और नॉन मेटल्स के बीच जो बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और जो मेटल और नॉन मेटल्स और जो नॉन मेटल्स के बीच बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से सुनो, पहले गलत बता दिया, फिर से सुनो। अगर मेटल्स के बीच में है तो मेटालिक बॉन्ड, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में है तो आयनिक बॉन्ड, अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में है तो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर दोनों के बीच में मेटल और नॉन मेटल तो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स। तो कोवेलेंट रेडियस जो होती है ये नॉन मेटल्स में देखने मिलती है।
इसमें जो दो एटम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ओवरलैप होते हैं टाइटली। तो इनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे कम होगी ना, देखो। और जो मेटालिक रेडियस है वो मेटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एटम्स एक दूसरे को सिर्फ टच करते हैं, ऐसे देख लो, ये एटम्स सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं। और जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है, इधर दो एटम्स एक दूसरे के, अभी हमने पढ़ा दो एटम डिफरेंस होते हैं, उसके बीच की हम ले रहे थे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो वही ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे से दूर होते हैं। तो सबसे छोटी रेडियस कौन सी है? कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रहे हैं। और जो मेटालिक रेडियस एक दूसरे को सिर्फ टच करते हैं मेटालिक एटम्स, और वॉन डेर वाल रेडियस होती है नोबल गैसेस में, ये जो एटम होते हैं ये दूर दूर होते हैं, तो इनकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका जब हम ऑर्डर निकालते हैं एटॉमिक रेडियस का, तो सबसे ज़्यादा होती है वॉन डेर वाल रेडियस, फिर होती है मेटालिक रेडियस, और फिर होती है कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है? चलिए जी, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? आगे की रेडियस को हम कल पढ़ेंगे। अभी जो मैंने समझाया जेड इफेक्ट एंड एटॉमिक रेडियस, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर हम इसको आगे अभी स्टार्ट कर लेते तो फिर इतना आप अपने ब्रेन में सेट नहीं कर पाते, सब लोग कंफ्यूज हो जाते। तो इसके आगे की रेडियस कल हम कंप्लीट करेंगे। एटॉमिक रेडियस तो पढ़ेंगे, उसके साथ हम आयनिक रेडियस भी कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप मत करो। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, और लेक्चर देखने के बाद कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाया करो, ठीक है? आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाया करो। तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और कंसिस्टेंट रहो। अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आपको अचीव करना है, उसके लिए आप लोग कंसिस्टेंट रहो, ठीक है जी? तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।